बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं गुड लक कहना चाहूँगी वीकेंड के हवाले से। एक दौड़ सी लगी हुई है, सब लोग मवेशी मंडियों में जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज का भी बेहतर हो गया है। यानी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग चले जाएँ सुबह सुबह नमाज के बाद, तो मंडी में रश भी कम होगा, जानवर भी देखने में। अच्छा, कल जो हमने फ्राइडे का शो स्पेशली किया था उसमें हमें मौलाना साहब ने ये भी बता तो दिया था कि कुर्बानी के जानवर के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने किस तरह से कुर्बानी का जानवर लेना है। दिन के टाइम ले लें तो आसानी हो जाएगी। वो तमाम चीज़ें जो आपने देखनी है उसके मुताबिक आप गौर से जायज़ा लेके जो है कुर्बानी का जानवर खरीद सकते हैं। गुड लक, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। सो हमने अब ऑलमोस्ट हर रोज़ ये सिलसिला जारी रखना है टिल ईद। आपको मंडी की सूरत हाल भी दिखाते रहेंगे, रेट्स भी कुछ बताते रहेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर पैसे कम हैं तो थोड़े से और जमा कर लें ईद तक, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हैं। आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहली खबर की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर, जुमा हफ्ता इतवार मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। हाई कोर्ट की जानिब से ईद उल अजहा तक औकात कार बढ़ाने के अहकाम जारी किए गए हैं। शॉपिंग करने में आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये इंसामिया की नाकामी कहता हूँ कि ये जो फैसला है ये इंसामिया को करना चाहिए था कि मार्केटों के औकात कार बढ़ने के लिए, लेकिन ये हाई कोर्ट ने जाकर किया है। इंसामिया कहाँ थी? इंसामिया ने क्यों फैसला नहीं किया? इंसामिया ने लोगों को सहूलतें क्यों नहीं दी? ईद के हवाले से लोगों ने शॉपिंग करनी थी ईद करनी, क्योंकि देखे लोग दिन को तो नौकरी करते हैं ना, तो शाम को जाकर फिर लोग शॉपिंग करते हैं अपनी ईद की। जो दिन को नौकरी करते हैं शाम को शॉपिंग करेंगे, दिन को तो शॉपिंग नहीं ना हो सकती। और जो दुकानदार है वो भी दिन को 12 बजे आकर दुकानें खोलते हैं। 12 बजे से पहले कोई मार्केट नहीं खुलती, ना कोई दुकानदार खुलते। हालांकि दूसरे मुल्क जो है इंडिया देखे, बांग्लादेश देखे, साथ हम मतलब वहाँ पर 8 बजे सुबह मार्केटें खुलती है और शाम 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, क्यों? बिजली की भी बचत होती है। लेकिन हमारे यहाँ इससे बिजली की कंजप्शन में इजाफा होगा, और जब बिजली की कंजप्शन में इजाफा होगा तो फिर बिजली की चोरी में भी इजाफा होगा। इस तरह जो कमर्शियल जो टैरिफ है उसमें चोरी भी ज़्यादा होगी। इसमें ये भी एक नुकसान, एक पहलू है। लिहाजा लेकिन जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है ये अच्छा फैसला किया। अगर असल बात बताएं, अब आपको शॉपिंग तो नहीं करानी पड़ेगी? करानी पड़ेगी, इसलिए आप कह रहे हैं कि मार्केट के कपड़े ले लिए, बच्चों के ले लिए, तो फिर आपकी तो शॉपिंग हो गई है ना। फिर आपको तो टेंशन लेने की बात परेशानी की जहाँ तक ये अदालत की बात की है ना खोखर साहब ने कि इंतजामिया को फैसला मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट से। हालांकि इनकी बात स्टार्ट होने से पहले मैं परेशान हूँ। स्मोक के तदारुक के लिए एक मैकेनिज्म तय हुआ है कि मार्केट्स को बर वक्त बंद करना है, और वो भी अदालत की तरफ। लोड शेडिंग के ऊपर भी है कि आपकी बिजली की कंजप्शन को कम करने के लिए वो भी अदालती अहकाम आते हैं। तो लिहाजा अदालत नहीं इंटरवेंशन करनी थी इसके अंदर। लेकिन अली, कहीं ना कहीं इसमें आपकी इंतजामिया ज्यादा जिम्मेदार है। इंतजामिया ने एक फैसला लेके आना होता है, क्योंकि उनके पास जो कानून उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो कानून उनके पास रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया ना कि अदालत से ही फैसला लेके आया जाए, ताकि इस पर किसी को कोई तनकीद ना करे, किसी को एतराज ना हो। अदालत पे तो नहीं कोई एतराज कर सकता। अब अदालती हुक्म इस पर अमल दरामद होगा। तो अब तो रात से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जनाब फलां स्टोर जो है वो रात 1 बजे तक खुला रहेगा, हमारी ऑफर्स आपके लिए मौजूद हैं। अब वो मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा अच्छा फैसला है, क्योंकि अब दिन भर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं, अच्छा, वैसे आज मौसम कंपैरेटिवली सुबह से बेहतर है। सुबह से ठीक है, चलो आज के बेहतर, आगे 2-3-4 दिनों को तो नहीं ना पता आगे दिन क्या होगा। 3-4 बजे तक जाके, तो उसके बाद आपने टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि जो शहरी सारा दिन कामकाज में मसरूफ़ होते हैं वो रात को, शाम को अपने घर जाएं, शावर लें, खाना खाएं और फिर सुकून से मार्केट तक जो है वो अपना सब ट्रैवल करें और उसके साथ अपनी शॉपिंग करने करें। क्योंकि इस दफ़ा शॉपिंग में सबसे बड़ा हमारा जो एक टारगेट होता है वो है बकरा, गाय, वो कुर्बानी के लिए हमने जानवर लेना, परचेज करना। ज़्यादा लोगों का फोकस वही है और ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं कि वो शाम के वक्त ही मंडियों का रुख करे, ताकि वहाँ पे आसानी से। अभी तक जितने लोगों से, माहिरीन से राय लिया ना मैंने, तो सब लोग का कहना, अगर आपने बकरा या जानवर कुर्बानी का खरीदना है तो दिन के टाइम जाएं। वो धोखा जो हो सकता है ना जानवर को लेके, बहुत चीज़ें, तो वो आपके मोबाइल में टॉर्च लाइट है, आपको बस पता होना चाहिए कि आपने, आपकी पसंद क्या है और आपकी क्या शराइत है, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। लाइट ऑन करें, आपको हर चीज़ नजर आ जाएगी वहाँ पर। खोखर साहब, अंधेरे में थोड़ी ना बैठे। कुर्बानी का जानवर खरीदना एक चैलेंज है महंगाई की वजह से। बिल्कुल, जो जानवर हैं उनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं उनके भी मसाइल हमें देखने चाहिए कि उन्होंने पूरा 1 साल जो है वो कुर्बानी के जानवर की हिफाजत की है, उसको पाला पोसा है, उसको खाना खिलाया, लेकिन चारा खिलाया। अभी तक हमने मंडियों की जो सूरत हाल बताई है ना, 4-5 लाख से नीचे बड़ा जानवर नहीं है।
छोटे जानवर का रेट 1 लाख रुपया, ये बहुत ज्यादा है। देखें, सिंपल सी बात है, खोखर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की। जो जानवर पालता है, जो उसकी परवरिश करता है, जो उसको चारा खिलाता है, जो उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, उसने अपनी मेहनत का फल ज़रूर लेना है। सिंपल सी बात है। आप भी अपना एक देखिए, मार्केट के अंदर जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आपके पास एक इख्तियार होता है बार्गेनिंग का। अगले बंदे ने अपनी डिमांड करनी है। अब मेरे पास कोई मेरी चीज़ है तो मुझे उसकी डिमांड के मुताबिक चलना होता है। फिर आपका एक मार्केट का असूल होता है कि आपने भाव जो है वो बढ़ा के जो है उसको अगले बंदे को बताना है कि ताकि वो कम पे भी आए तो उसमें भी उस व्यापारी का नुकसान जो है वो ना हो जिससे वो परचेज़ कर रहा हो। तो लिहाजा आप अपने जहन में अपनी कीमत का तयन करके जाएं और उसके बाद उनसे उस जानवर को देखें। जानवर को देखने के बाद उसके वज़न का अंदाज़ा करें कि उसका वज़न कितना, उसके वज़न के अंदाजे के बाद फिर आप गोश्त का जो रेट है उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन में चंद कुछ उनकी डिमांड हो सकती है कि कुछ रकम जो है वो उनको मिल जाए ताकि उनका भी प्रॉफिट उनको हासिल हो। तो उस मार्जिन से उस प्रॉफिट को दे के आप उसकी कीमत लगा दें। अगर उस पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो अपना किसी और व्यापारी के पास चले जाए, उससे बातचीत कहना चाहेंगे जिन लोगों ने। बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। भाव ताव इस वक्त करना बहुत टफ काम है क्योंकि वो बंदा जो बैठा हुआ है वो गर्मी में बैठा हुआ है, उसने अपना जानवर लेकर आया हुआ है और जो जानवर जो लेकर आया जो मंडियों की सूरत हाल बताई है ना, उन्होंने कहा जी कि आप व्यापारी जो अपने साथ सामान लेकर आ रहे हैं ना, उसके भी अलग-अलग पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मंडियों में ये हो रहा है, जगह देने के भी पैसे हैं, अगर वो अपना चारा लेकर आ रहे हो उसको मंडी तक लेके जाने के भी पैसे हैं। बिल्कुल, तो हर चीज मुफ्त थोड़ी ना वहाँ पे। आपने इस चीज का अंदाजा लगाना कि एक जानवर के ऊपर कम फिर भी स्टिल लाख 1.5 लाख का एक बकरा बहुत ज्यादा कीमत है। अच्छा जी, कल हाई कोर्ट में एक और जो है वो समाअत हुई। टिलिंगटन मार्केट से 40,670 किलो मुर्दा गोश्त बरामद हुआ। 2 करोड़ 25 लाख 43,000 जुर्माना। लीगल एडवाइजर फूड अथॉरिटी का। सबसे पहली माजरत, अभी तक लाहौर में मुर्दा गोश्त आ रहा है। कहाँ गई है पंजाब फूड अथॉरिटी? अभी तक हम मिलावट वाला खाना, मिलावट वाली अशिया हम ले रहे हैं। कब से बनाई गई है पंजाब फूड अथॉरिटी? भी आपने इतने एक्शन नहीं ले सके कि आप ये माफिया जो है वो ख़त्म कर सके। हमें आज भी वो याद है मैडम आशा, आशा मुमताज। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सलूट है उस खातून को, उस खातून को सलूट है। मैंने उनके साथ खुद जाके छापे मारे हुए जगहों पे, वो जाके सील कर देती थी। ऐसे ही है। अभी क्यों खबर आई है, कुछ शाज़ो नादर कभी खबर आती है कि जनाब फलां जगह पे मिलावट हो रही है और वहाँ पे उनको सील करती है। उसके बाद मामला अदालत में जाता है तो अदालत में उनसे मतलब कोई दबंग कार्रवाइयां उन्होंने की है। सिंपल सी बात है, आपने एक अदारा बनाया, आप इदारे को तनख्वाह दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं, आप उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर करें, उसके बावजूद लोग मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं। क्यों? कौन है इनको पूछने वाला? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? मैं बताता हूं ना, इसमें जो है ना वो सबसे जो अहम बात है वो कानून साजी सख्त करने की जरूरत है कि सजाएं सख्त की जाएं। और जो एक दफा पकड़ा जाता है, दूसरी दफा वो उसको कोशिश हो कि वो ना पकड़ा जाए, अगर दोबारा पकड़ा जाए तो उसकी सजा डबल हो। और इस हवाले से जब सजाएं सख्त होगी, जब सजाएं सख्त होगी और सिस्टम बनेगा और फिर वो मैकेनिज्म इख्तियार होगा सजाओं का, तो फिर उसके बाद जो मिलावट पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। इस तरह आप एक तरफ पकड़े जाते हैं, दूसरी तरफ छूट जाते हैं, फायदा क्या हुआ? सुन ले, एक सवाल का जवाब दे दे। क्या फूड अथॉरिटी के लिए, इंतजामिया के लिए बहुत मुश्किल है कि टुलिंगटन मार्केट में अपना परमानेंट एक बंदा बिठा दे या एक टीम बिठा दे जो मॉनिटर करे हर रोज? जी बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, होना चाहिए। इतनी मैन पावर है उनके पास, इतने उनके पास मुलाजिम है, इतनी उनके पास। एक जगह से बार बार मुर्दा मुर्गियां पकड़ी जा रही हैं, बार बार। कभी तो आपने किसी को मिसाल नहीं बनाया ना। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, एक मिसाल बना दें कि आपने किसी को सजा दिलवाई, बस उसके बाद लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सजा जो है वो दिलवाने में, आप सही बात ये भी है कि खोखर साहब ने बात की कि आपको कानून साजी में सख्त अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, सख्त कानून लाएंगे और सजा देंगे सजा देने के बाद। लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि जनाब अभी तक मिलावट वाला दूध पी रहे हैं हम, अभी तक मिलावट वाले मिसाले खा रहे हैं हम लोग। तो भाई पता चला कि आपके मुर्दों को लगाने वाला पाउडर दूध में मिक्स किया जा रहा है। क्या खुदा का खौफ करें, मतलब फूड अथॉरिटी क्या सो रही है? आपको इनको सील करे, बंद करें। दूध के अंदर जो पाउडर मिलाते हैं, पाउडर मिलाने से आपको पता है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बच्चों के गुर्दों पर असर पड़ता है इसका, आपको इस बात का पता है? बिल्कुल नहीं। ये होता है इस तरह, ये पाउडर जो मिलाए उसका ये असर पड़ता है। और वो मिलावट शुदा जो दूध है वो घरों में दिया जाता है और पाउडर मिलाते हैं और सरेआम वो दे के मिला रहे होते हैं पाउडर। इसकी वाज़ेह निशानी है, कभी आप दूध को बॉईल करें ना तो वो देचकी के नीचे सारा वो जम सा जाता है। मेरी तो अदालतों से भी खुदारा उनसे अपील है कि ऐसे लोगों को बेल मत दें।
खुदा है तो वही नॉन बेलेबल। मैं भी यही कहने लगी हूँ कि प्लीज किसी को मिसाल बनाएं, अगर किसी को मिसाल बनाएं, सजा दें, किसी के अंदर खौफ हो कि भाई ऐसा कुछ करेंगे, ये पैसे भी कमा रहे हैं, आवाम की जानों के साथ भी खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और खबर हमारे पास जो है आज की लीड स्टोरी है, 1 अरब यूनिट बिजली गायब, लेस्को सिस्टम का पोल खुल गया। मतलब एक के बाद एक इंकशाफात हो रहे हैं। अगर कुछ अच्छा भी किया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी वज़ीर दाखिला की काविशों के पेश नज़र मुमकिन हो सका। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है लेस्को का सिस्टम का पोल खुल गया। लेस्को ने 2 अरब 63 करोड़ यूनिट नेशनल ग्रिड से हासिल किए थे, जिनमें से 1 अरब 63 करोड़ यूनिट्स की बिलिंग हुई है। इससे पहले जो ये शॉर्टफॉल था, जैसे 1 अरब यूनिट्स है, ये ओवर बिलिंग करके जो है ना वापडा पूरा लेस्को पूरा कर लेता था। अब FIA ने सख्ती की है, वज़ीर दाखिला ने सख्ती की है, अब ओवर बिलिंग रोक दी गई है। ओवर बिलिंग रोकने से ये हुआ है कि जो चोरी है वो खुलकर सामने आ गई है। अब देखें, जब आप टैरिफ बहुत ज्यादा देंगे, बिजली बहुत ज्यादा महंगी होगी, तो फिर चोरी होगी। अब देखें, जब बेरोजगारी होगी, जब गुर्बत होगी, तो क्राइम भी फिर होगा। इसलिए ये एक लाजम मलजूम, एक दूसरे के साथ मलजूम की चीज़ है। इस वजह से जो है ना चोरी सामने आ गई है। चोरी जो है ना वो 37% जो है ना वो तक चोरी पहुंच गई है, जो कि लाइन लाइसेंस कम से कम जो है ना वो 7-8% होने चाहिए, लेकिन 37% जो है ना जो बिजली का चोरी हो रही है, यूनिट चोरी हो रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी खास तौर पर जो घरों के अंदर, जो कमर्शियल एरियाज और फैक्ट्रियों में चोरी जो है बहुत बढ़ गया। और इसमें वापडा का हमला जो है, लेस्को का हमला, वो भी साथ मुलवस है। जितना टैरिफ बढ़ाते जाएंगे उतनी चोरी बढ़ती जाएगी, जितनी गुर्बत बढ़ती जाएगी उतना क्राइम बढ़ता जाएगा। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कानून कुदरत है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये इस वाले से ये जो हुकूमत को चाहिए कि टैरिफ जो बिजली का, मैं जिस बंदे को भी मिला हूँ, मैं सेक्रेटरीट के बड़े बड़े अफसरों को रोजाना मिलता हूँ, सब एक ही बात कहते हैं कि बिजली सस्ती हो, बिजली सस्ती हो। और जिस बंदे को मिलता हूँ बिल्कुल हर किसी को 26 अरब रुपए सालाना हमारे बजट के अंदर, इसलिए रखे जाते हैं कि जनाब अफसरान के घरों के बिजली के बिल, महकमों के बिल, उनके गैस, बिजली, पानी के बिल अदा किए जाएं। बाकी अफसरों को फ्री नहीं मिलती बिजली, सिर्फ सेक्रेटरियों को फ्री बिजली मिलती है, बाकी जो अफसर है उनको फ्री नहीं मिलती बिजली। कितने अफसर खोकर साहब घरों से बाहर रहते हैं? मुझे सरकारी घरों से बाहर, सरकारी घरों में बिल होते हैं, सरकारी बिजली बिल उनको माफ होते हैं सर। सरकारी घरों में किस बात के यूटिलिटी बिल्स में 26 अरब रुपए रखे जाते हैं? खोकर साहब, आप ब्यूरोक्रेसी की हिमायत ना किया करें सर, आप ब्यूरोक्रेसी की हिमायत ना किया करें। GR1 में या GR में 11 सिर्फ सेक्रेटरी के घरों को बिजली जो है ना, मुझे अफसोस हो रहा है कि इसमें अली को आपकी तस्दीक करनी पड़ रही है। मैं बताता हूं, ब्यूरोक्रेसी का दिफा कर रहे हैं खोकर साहब, ब्यूरोक्रेसी का दिफा कर रहे हैं। मुलाजमीन बेचारे मर रहे हैं, मुलाजमीन मर रहे हैं, मुलाजमीन मर रहे हैं। सेक्रेटरियों को बिल, पेट्रोल उनको मिलता है, उनको पेट्रोल का मसला नहीं है, उनको पेट्रोल का अब मैं ज्यादा पेट्रोल का मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सेक्रेटरियों को बिजली 30,000 रुपए तक फ्री है। 30,000 ऊपर होगा तो बात की फ्री बिजली वो बिल देंगे। जब एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर जो है वो अपने घरों का बिल खुद अदा करते हैं। जितने भी GORs हैं वहां पर बिल मीटर लगे हुए हैं, लोगों को बिल अपने अदा करने पड़ते हैं। खोकर साहब ब्यूरोक्रेसी का दिफा कर रहे हैं, खोकर साहब ब्यूरोक्रेसी का दिफा कर रहे हैं। बिजली फ्री नहीं है, हर मुलाजिम को नहीं है, मैं मानता हूँ छोटे मुलाजमीन के साथ क्या हो रहा है, छोटे मुलाजमीन के साथ क्या यूटिलिटी अलाउंसेस नहीं मिलते इनको। मैं बताता हूँ, वो लिमिटेड लोगों को मिलते हैं, हर सारों को नहीं मिलते। एक ही तनख्वाह 10 लाख पंजाब के मुलाजिम है, 10 लाख अपना बिजली का घरों का बिल देते हैं। 10 लाख मुलाजिम है पंजाब गवर्नमेंट के, और सबको बिजली फ्री है। ज्यादा कितने मुलाजिम हैं? छोटा तबका मुलाजिम है। ये लग रहे हैं खोकर साहब ब्यूरोक्रेसी का दिफा कर रहे हैं ना। किस बात का 30,000 रुपए का इनको माफ है? किस बात आम बंदा यहाँ मर रहा है, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपको 600-700 उसके बाद आपको ये तमाम पेट्रोल माफ दी जा रही है। बिल्कुल आप पेट्रोल है क्या एक्सपेंडिचर करें, फिर आपको बिजली का बिल क्यों माफ है भाई? जब आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, अगर आपको सरकारी घर मिला हुआ है, वो खत्म होना चाहिए। जो 26 अरब रुपए है ना, 26 अरब रुपए आप सिर्फ पेट्रोल की मद में पंजाब में खर्च कर रहे हैं, जो कि सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है। ये इससे भी ज्यादा होगी अमाउंट। किसी एक ऑफिसर के पास घर में गाड़ी है तो वो 4 गाड़ियां इस्तेमाल करता है, वो 4 गाड़ियों का पेट्रोल कहां से आता है? वो सरकार अदा करती है, वो आपकी और मेरे जो लोग टैक्स देते हैं उनके टैक्सों का पैसा ही है। कोई पूछने वाला है इनसे? कोई पूछने वाला नहीं है। भी आप हर चीज़ का आपको किराए की मद में आपको जो अलाउंस है वो दिया जाता है, आपको यूटिलिटीज़ की मद में अलाउंसेस दिए जाते हैं,
सबसे ज्यादा आप तनख्वाह लेते हैं सरकारी लेकिन मुलाजमीन नासरा, से, लेकिन किस बात की डिस्क्रिमिनेशन है ये ये? जो आप दफा ना करें, ये जो आप एडिशनल दफा ना सेक्रेटरी करें। है, डिप्टी सेक्रेटरी या ग्रेड 18 का अफसर है या ग्रेड 17 का अफसर है या ग्रेड 19 का अफसर है, उसको यूटिलिटी बिल नहीं मिलते। ये क्लियर आप करें जरा। वो चंद एक लोग होंगे, चंद एक लोग लगे होंगे, हुए हैं, वो भी सेक्रेटरी जो अच्छा वो भी अली हिस्सा पूरा कर लेते होंगे वैसे, चंद एक जिनको लोग नहीं होंगे मिलते ना, जो वो because वो of- करप्शन से जो- पूरा करते हैं, जो अपनी करप्शन से जेब पूरा से करते जो हैं। अपनी जेब से बिजली का बिल दे रहे हैं अफसर, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जो सरकार से दे रहा, भाई नहीं, ये बिल्कुल चीज ऐसे खत्म ही। होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। खैर ये बिजली चोरी पे आते हैं, ये जो बिजली चोरी, ये तो मैं तो पढ़ के रहा हूँ कि जो लाइन लॉसेज है उनकी शरह जो है 37% रिकॉर्ड की गई। मतलब कि इससे पहले अगर वजीर दाखिला नोटिस ना लेते तो ये तो सारा ओवर बिलिंग के यही जा नाम रहा पर था। हमारी जेबों से वही निकल रहा यही था। जा रहा था सारा पैसा। अच्छा, अब इनके पास ये नया टास्क है कि आप ये 1 अरब जो बिजली का यूनिट आप चोरी की मद में आपका जा रहा है, अब इसके ऊपर कंट्रोल करें। कौन कर रहा है बिजली चोरी? ये जो बड़े बड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चोरी कर रहे हैं, या जो घरों में लोग बैठे हुए हैं, ये डोमेस्टिक, ये ज्यादा कमर्शियल सतह के और ऊपर बड़े बिजली बिजली चोरी चोरों होती का है। और सबको पता है, सिंपल सी बात, इन पे हाथ नहीं डाला जाता। सिंपल सी बात, क्या लेस्को को नहीं पता बिजली कहाँ पे चोरी हो दैट रही इज है? माय पॉइंट ना, सब कुछ पता है, सब कुछ पुलिस पता है, को उसके अगर ऊपर ये हाथ पता ना डालें। कहाँ-कहाँ अगर वो crime हो नून रहा लीग का तो है, वो लेस्को को भी पीटीआई सब का है, पता पीपल्स पार्टी का, किसी जमात से भी उनका आपके प्रेशर हाई है, लाइन बैकग्राउंड, लॉसेस उसको वाले बंद करें। इलाके यहाँ पर शायद सिप्रा फिंगर टिप्स पे बता देते हैं, तो सब लेस्को को नहीं पता। मैं अगर सिप्रा को पता है तो इसका मतलब लेस्को को भी पता यही है। बात कह रही हूँ ना। अगर उसको पता है तो लेस्को भी जानती है कि बिजली कहाँ तो पे फिर चोरी पकड़ हो क्यों रही नहीं है? पकड़, फिर पकड़ अब क्यों नहीं पकड़ना है? इन्होंने लेस्को ने है ना। अगर आपने पैसा उनसे नहीं लिया जी, हुआ अब तो फिर यहाँ तो पर कुछ भी नहीं कह एफआईए सकते। हाथ डालेगी, विफाकी वजीर दाखिला जब पहुंचेगी, तभी कुछ एफआईए होगा। हाथ डालती है पे चीखे मारते हैं ये हाँ, लोग। बिल्कुल ऐसे ही। अब लोड शेडिंग के नाम पे सिपरा बता रहा था कि जनाब इन्होंने बिजली बंद करना शुरू कर दी। मतलब अगर 1 लाख कंज्यूमर है एक एरिया के अंदर, वहाँ पे 10,000 बंदा चोरी कर, तो बाकी 90,000 बाकी तो भुगते, उसको यही हो free रहा कर है रहे अली, हैं आप हर लोग। इलाके में यही हो रहा है। अभी जो सूरत हाल चल रही है, शायद सिप्रा साहब एक ही बात करते हैं, ये लोड शेडिंग नहीं है, ये हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में जो बिजली चोरी कर रहे हैं वहां पे दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। अभी ये schedule- कहाँ वो का तो कहते इंसाफ हैं है? लेस्को के पास इनफ बिजली मौजूद है इस वक्त। ये इसमें कोई शक नहीं है, वो खुद बता रहे हैं कि बिजली उनके पास इनफ है, लेकिन अब लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। इसके लिए तो अब आपको कोई पॉलिसी फिर बनानी उसके लिए आप अपनी जो है वो मरीम नवाज ने भी पिछले मीटिंग जो है वो की, उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ आप एक्शन लें, आपके पास पुलिस की पूरी सपोर्ट होगी। पुलिस की सपोर्ट है तो आप जाके करें, आप कार्रवाई बार बार करें। कह रहे हैं कि जिन इलाकों में बिजली चोरी है हमारे पास आए, शिकायत करें। आपने कोकर रिपोर्ट साहब, पेश कर दी कि आपने 90,000 बंदा आपके गिरफ्तार इलाके में कर लोड लिया। शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल होती है, लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन लोड शेडिंग जो है ना, इसका ये हल जो है ना, मसला वो एक और भी तरीका मैं आपको बताऊं कि जो प्राइवेट पावर प्लांट है जिनको आईपीपी कहते हैं, आप इनको फुल लोड पर चलाएं। आप फुल लोड पर चलाएंगे तो आपके कैपेसिटी चार्जेस जो है ना वो कम पड़ेंगे और आपको बिजली उनसे सस्ती प्राइवेट सेक्टर से मिलेगी। और फिर सस्ती बिजली आप आगे आवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के जो पावर प्लांट है उनको कम लोड पर चलाएंगे तो महंगी बिजली मिलेगी। ये भी एक थ्योरी है जो वापडा को इस पर अमल, लेस्को को, वापडा को या पेप्को को इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोड शेडिंग है इसका ये हल जो है ना, ये नहीं है कि जहाँ चोरी हो रही है वहाँ लोड शेडिंग कर दे, इसका ये हल नहीं है। इसका कोई प्रॉपर हल निकालना होगा। और ये जो लेस्को और इसका फिर हल वही है जो आजाद कश्मीर के लोगों ने किया था कि सड़कों पर आ गए थे। इसका फिर दूसरे आप लोगों को उकसा रहे हैं। फिर दूसरे लोग सुबह से लोग भी सड़कों पर आ मैं गए आगे सुबह एक एहतजाज आप लोगों भुगत को के आ उकसा रही रहे हूँ, हैं, तो ये एहतजाज वैसे जिंदगी जीरन कर देते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। पंजाब हुकूमत ने झंडी करा दी है, एलडीए का कोई मेगा मंसूबा एडीपी में शामिल नहीं होगा। अली क्या खबर है, ये डिटेल ये बताइए। मैं और दूरे कल ही डिस्कस कर रहे थे कि एलडीए के साथ वज़ीर आला पंजाब जो है वो क्या करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके तो ख्यारात बिल्कुल ही कम कर दिए, क्योंकि अब बजट कोई भी एग्जीक्यूशन जो है वो बराह रास्त एलडीए नहीं कर सकेगा। और उसके बाद पता चला है कि अब एलडीए का कोई मेगा मनसूबा जो है वो एडीपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस पर वज़ीर आला पंजाब चाहती है कि वो तमाम अख्तियारात अपने पास रखें। सिंपल सी बात, क्योंकि वो चेयरमैन भी अथॉरिटी के। और उसके बाद कोई भी एग्जीक्यूशन जो डेवलपमेंट सेक्टर की होगी वो बराह रास्त अब एलडीए नहीं करेगा। वो कोई थर्ड पार्टी आके कोई डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, जिसका मुतलका वो प्रोजेक्ट होगा वही उसकी एग्जीक्यूशन जैसी होगी। हर जगह पे एलडीए जो है वो मुँह नहीं मारेगा। तो लिहाजा एलडीए को यही कहा गया कि जो उनकी अपनी स्कीमें हैं, जो उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, एलडीए CT1 है, जितने भी उनके यूनिट्स बनाए हुए हैं वो सिर्फ वहाँ पे काम करेंगे। जहाँ पे उनकी ज़रूरत हुई तो फिर वज़ीर आला पंजाब जो है वो ख़ुद उनको इजाज़त देंगी।
हुकूमत पंजाब ने LDA को कंट्रोल कर लिया है। सिंपल जी है ना, मैं बताऊं कि मुख्तलिफ महकमे जो है, मैं जब सेक्रेटरी जाता हूं तो कंप्लेंट करते हैं कि PND जो है ना नई स्कीमों को डिस्करेज कर रहा है। वो सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट जो चीफ मिनिस्टर के मेगा मनसूबे हैं सिर्फ उनको तरजीह दे रहा है, उन मनसूबों को बजट में ADP में सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर रहा है, और जो मुख्तलिफ महकमों के जो सालाना नए तरक्याती स्कीमें हैं उनको कम अहमियत दी जा रही है, या उनको डिस्करेज किया जा रहा है, या उनको कहा जा रहा है कि अगले साल लेकर आना या बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं। इस तरह का वो कह रहे हैं, अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बहुत सारे महकमों की स्कीमें नई जो लेकर गए थे वो PND ने वापस कर दी हैं, और कहा कि जो सारा बजट जो है वो चीफ मिनिस्टर के जो मेगा मनसूबे हैं जिसमें वो किसान कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, इस तरह के जो मुख्तलिफ उनकी स्कीमें हैं, या जो कैंसर अस्पताल बन रहा है उसके लिए, या इस तरह के दूसरे जो मुख्तलिफ जो उनके मनसूबे हैं उस पर खर्च होगा। लिहाजा ये एक कंप्लेंट भी मुख्तलिफ महकमों की आ रही है। राउंड अबाउट 100 इनिशिएटिव है CM पंजाब का, उसके लिए आप 200 से 250 अरब रुपए का बजट जो है वो सिर्फ स्पेशली उनके लिए एलोकेट कर रहे हैं। बात खोकर साहब की ठीक है, प्रोजेक्ट की जो स्कीमों की बजट में जो उनको इंक्लूड किया जाता है वो CM ऑफिस की रिकमेंडेशंस पे ही होता है। उनकी रिकमेंडेशंस के बगैर बजट के अंदर कोई स्कीम शामिल नहीं की जा सकती। ये LDA के जो मेगा मंसूबे रुकेंगे, मुझे इनसे ये बता दें। LDA के जो मंसूबे अब चल रहे हैं जो ऑनगोइंग है उनको तो कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन कोई भी नया मंसूबा अगर लेकर आएंगे तो वो वज़ीर आला पंजाब की इजाज़त से ही मशरूत होगा, उसको ADB में शामिल किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले ही इनको ब्रिज फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा लोन दे चुका है। CBD आपका लोन ले रही है, LDA आपका लोन ले रहा है, तो लिहाजा इनको चाहिए कि अपना ऑन रिसोर्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें और अपने रेवेन्यू से इन प्रोजेक्ट्स की तकमील करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमेशा ये ऑब्लिगेशन लगाई, उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाई है कि ये जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं इनका मकसद ये कि अपने अखराजात खुद उठाएं, ठीक है, अपने अखराजात खुद उठाएं, अपना रेवेन्यू जनरेट करें। अब CBD को टास्क दिया गया कि CBD अपना रेवेन्यू जनरेट करे, तो CBD अब अपना रेवेन्यू जनरेशन जो है वो प्लाट्स की खरीदो फरोख्त के साथ करेगा, और उसके बाद अपने रेवेन्यू जनरेशन के बाद नए मनसूबे उनके आएंगे, उनकी वो कंस्ट्रक्शन जो है वो करेगा। और दूसरी तरफ जहाँ तक LDA की बात है, मैंने सिंपल से आपको एक बात कही कि पंजाब हुकूमत LDA को कंट्रोल कर रही है, और ये LDA वो चीज़ होती है कि जो एक बहुत ज़्यादा जहाँ से खाबे शुरू होते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब IMF की डिमांड है पंजाब हुकूमत से भी कि वो अपने ऑन रिसोर्स से जो रेवेन्यू है वो अपना बढ़ाए, अपने ज़राए आमदन बढ़ाएं। अब क्या एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे 37 खरब तक पहुंच चुके हैं, हमारी आमदन जो है वो 1000 अरब रुपए तक है, 3700 अरब हम वफाक से वसूल कर रहे हैं, तो हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अपने ज़राए आमदन बढ़ाने होंगे। तो लिहाजा अब LDA के जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो नई आने वाली स्कीमें हैं जो कि उनके LDA के प्लान में शामिल भी हैं, बहुत सारे लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है, जिनकी अशद ज़रूरत भी है। यानी LDA पर असरअंदाज होंगे ये तमाम। LDA देखिए उनके लिए असरअंदाज होगा आम शहरी होगा, क्योंकि आम शहरी की सहूलत के लिए वो प्रोजेक्ट बनाए गए। सही बात है, सिंपल सी बात है। अगर वो प्रोजेक्ट आप कंटिन्यू नहीं करते, उनकी कंप्लीशन नहीं करते, तो आपके रोड के ऊपर जो एक स्टडी की गई है कि आपने इनकी एक्सटेंशन करनी है, वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा निज़ाम जो है वो मुतासर है, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करने। अब वो प्रोजेक्ट दूर, आवाम और हम होंगे जलील सड़कों पे, क्योंकि बड़े अफसरान के लिए तो रूट लगते हैं, उनके तो रूट है ही नहीं है। GOR में अगर जो रहता है, GOR में रोज़ाना 1 साल बाद या 6 माह बाद सड़कें बना दी जाती हैं खोकर साहब की ब्यूरोक्रेसी के लिए, उनके ब्यूरोक्रेट्स के लिए। हाँ, जिनका GOR 5 में घर है, GOR 1 या 2 या 3 में रहते हैं, वहाँ तक सुकून से आपकी गलियों की पुख्तगी, आपकी सड़कें मजबूत हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। ये वहाँ पे है जहाँ पे उजड़ लोग रहते हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसी स्कीमें उनका तो रुझान है ही नहीं है। अगर रुझान है तो वो बड़े लग्जरी एरियाज़ के अंदर वहाँ तक रसाई लोगों को देने के लिए, जैसे कैलवी ग्राउंड का एक बड़ा पुराना ब्रिज जो है वो तमीर किया गया था, वो उसकी बड़ी स्टोरी है हिडनली कि वो क्यों ब्रिज तमीर हुआ था, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर आला को कहीं जाना होता तो उन्होंने वो फाटक पे रुकना नहीं चाहते थे, तो लिहाजा उन्होंने ब्रिज बना दिया। अपनी सहूलत के साथ साथ आवाम का भी फ़ायदा हो गया। लिहाजा अब जो आने वाले मनसूबे होंगे, अगर तो ये फैसला इन्होंने बरकरार रखा, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो लाहौर के ऊपर एक रोड सेफ्टी या रोड्स की एक्सटेंशन के हवाले से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एक उनकी सिफारिशात हैं कि आप इन रोड्स के ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, आपको रोड्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी, वो रुक जाएंगी। काम वही होगा जो वज़ीर आला कहेंगी।
भुगतना आवाम को पड़ेगा। लेकिन इसका आना जो नुकसान होगा कि सेंट्रलाइज सारे इख्तियारात होना भी एक बड़ी गलत बात है कि वज़ीर आला के पास ही सारे इख्तियार चले जाए, तो वज़ीर आला ने अगर कोई गलत फैसला कर लिया तो उसका फिर नुकसान पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, पूरे सूबे को भुगतना हर जगह पे वज़ीर आला के फैसले के मरहूने मिन्नत रहेंगे। अब ये इख्तियार जो है डेलीगेट होने चाहिए नीचे सतह पर, नहीं हो सकेगा, इख्तियार नीचे सतह पर डेलीगेट होने चाहिए। आपने सही कहा, ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक वंस अगेन। गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब रुपए तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब का कर्ज। क्या बोल रहे हैं? ये किस पर कर्ज है? आपके ऊपर, खोकर साहब के ऊपर, तो ज्यादा खोकर साहब के पंजाब ऊपर, हुकूमत पर सबसे ज्यादा खोकर साहब के ये ऊपर ना ये जो महकमा बल्दियात है या महकमा पीएनडी के जितने प्रोग्राम है, इसमें से ज्यादातर प्रोग्राम फॉरेन फंडिंग कर्जे लेकर प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। और लोकल गवर्नमेंट के जो मनसूबे हैं, ये सिटीजन प्रोग्राम है, जो है सिटीजन प्रोग्राम जो चल रहा है या मुख्तलिफ मनसूबे हैं, ये भी कर्जे लेकर चल रहा है। ये कर्जे पर कर्जे लेकर प्रोग्राम जो चलाना, ये भी एक गलत बात है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर नए कर्जे के अजरा पर फौरी तौर पर पाबंदी लाए। कोई भी वफाकी इदारा या पंजाब हुकूमत का इदारा कोई भी नया कर्जा ना ले, पहले जो कर्जे लिए हुए हैं वो उतारने पर फोकस किया जाए और इसके लिए जो है ना वो इकदाम किए जाए। अब देखें बजट में 160 अरब, अब देखिए 160 अरब रुपया तो सिर्फ वो कर्जों का सूद की मद में देना है इन्होंने। कर्जे वही खड़े हैं, कर्जे खड़े हैं, कर्जे नहीं उतर रहे, लेकिन सिर्फ सूद जो है ना 160 अरब रुपया सालाना जो है ना इन्होंने अदा करना है। ये देखिए जुल्म की इंतहा है। कर्जा लेते हैं खोकर साहब के ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाह देने के लिए, खोकर साहब के ब्यूरोक्रेसी के अखराजात के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए। सिंपल। तो भाई अगर ये पैसा नहीं लेंगे तो वो खाएंगे कहां से? आप ये कहते हैं हम तनख्वाहें देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। हमारे रेवेन्यू कितना है? वफाक का कितना रेवेन्यू? हमारे अखराजात कहां तक पहुंच गए? हमारा रेवेन्यू कितना? पंजाब का 53 खरब का बजट आप नए माली साल में दे रहे हैं। आप आमदन कितनी है? 1000 अरब। तो बाकी कहां से खर्च करोगे आप? बाकी वो पैसे जो आप कर्जा लोगे, डेवलपमेंट सारी आपकी कर्जों से हो रही है। जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग आपने करनी है, आपने गाड़ियों की खरीदारी करनी है, आपने पेट्रोल एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस जो पे करने हैं खोकर साहब की ब्यूरोक्रेसी ने, वो आपने सारे के सारे आपने कर्जों से पैसे पे करने हैं। ठीक कह रहे हैं खोकर साहब। आप यूनिट आपने जहां पे आपने करप्शन करनी है, जहां पे आपने पैसा कमाना है, आप प्रोजेक्ट यूनिट बना देते हैं। इनके लिए हम मकरूज हो जा रहे हैं, तो ये मकरूज हम हो रहे हैं, वो थोड़ी ना हो रहे हैं। मकरूज तो हम हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ हम मकरूज इनकी वजह से होते जा रहे हैं। ये अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम के लिए ठंडे ऑफिस में अवाम बैठे, तो इनके दफातर तक नहीं जा सकती, एसी वाले कमरे में बैठे, ठंडी गाड़ियां अवाम इनके दफ्तर तक जा सकती है, जो नहीं जा सकती जाके दिखाए आम आदमी सेक्रेटेरिएट का रुख करे। खोकर साहब से पूछ ले, आम आदमी खोकर सेक्रेटेरिएट जा ही नहीं सकता। वो पूछेंगे आपसे आप भी किस मसले के लिए आए, तो कर्जे हम देंगे, कर्जा हमारे ऊपर है, इनके ऊपर क्या जाना है? इनकी तो अपनी तनख्वाह से भी वो रहेंगे, शहाना लाइफस्टाइल, उनकी तनख्वाह, उनका सब कुछ चलता रहेगा। ये ऐसा एक निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर बना दिया गया है कि जिसके अंदर हम ढुसते चले जा रहे हैं और आम आदमी मकरूज होता जा रहा है। आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल सी बात है, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। आम आदमी के ऊपर जो अखराजात का बोझ बढ़ाया जा रहा है उसको कम करना होगा। अपने ऊपर जो अखराजात हैं वो कम करें। हम इनकी ये आते हैं एक एग्ज़ाम पास करके, वो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो हमने मुकाबले वाला इम्तिहान पास किया, अब आप मुकाबले वाला इम्तिहान पास करने के बाद आप उल्टा मकरूज कर देते हो। ये आपकी पॉलिसी है। मतलब सिंपल सी किसी ने बात की कि ये इतने ज़हीन लोग हैं, इतने ज़हीन लोग मुल्क को कर्जे से क्यों नहीं निकाल सके, मुल्क को इसी दलदल से क्यों नहीं निकाल सके? फिर कहते हैं कि सियासतदान नुकसान। इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो अफगानिस्तान है वहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर CSS का इम्तिहान नहीं होता, वहाँ पर कोई DMG अफसर नहीं है, लेकिन वहाँ पर देखें कि तेल सस्ता है, वहाँ पर बिजली सस्ती है, वहाँ पर महंगाई पर कंट्रोल है। और एक बात रहेगी, IMF ने कहा है कि इन अफसरान के असासे शो करें, ये क्यों नहीं करते? नए क्वार्टर का जो आपको बजट मिलना है, जो आपको लोन मिल रहा है IMF से, उसमें उन्होंने कड़ा लिखा हुआ है कि अपने अफसरान ग्रेड 17 से लेकर 22 तक को कहें कि अपने तमाम असासे ऑनलाइन शो करें। ये असासे शो नहीं करते, ये गरीब के ऊपर भाई कहते नहीं आप ये छोड़े, हम यहाँ पे टैक्स लगा के आपकी ये शराइत पूरी कर देते हैं, अपने असासे शो नहीं करेंगे। बरमला IMF ने कहा है, IMF ने पिछले साल भी कहा था कि अपने अफसरान अपने पार्लियामेंटेरियंस को कहें कि अपने असासे शो करें। ये क्यों नहीं असासे अपने शो करते? इनको असासे अपने शो करने चाहिए। ये क्या बनाया अपने असासे शो नहीं करेंगे, ये गरीब बंदे के ऊपर बोझ डाल देंगे, उसके ऊपर बोझ डालेंगे कि सर हम यहाँ से आपको ये टैक्स कलेक्शन जो है वो देते हैं। ये तो हमारी नस्लें पे करेंगे। सिंपल सी बात है, जो पेट्रोल महंगा करता है, जो पेट्रोल महंगा करता है वो अपनी जेब से पेट्रोल के पैसे नहीं अदा करता, नहीं करता, बिल्कुल। जो बिजली महंगी करता है वो अपने पैसा अपने
अपनी जेब से बिजली का बिल अदा नहीं करता, उसको क्या पता? और हमारी आने वाली नस्लें भी ये 17 खरब पता नहीं कितने खरब होते जाएंगे। और ऊपर से सियासतदान है, वो कहते हैं कि हम आपको इलेक्शन के बाद हमको बिजली सस्ती देंगे, हम आपको पेट्रोल सस्ता देंगे। कोई बात, अल्लाह हाफिज कर देते हैं। कोई नहीं आपसे बात करता, कोई नहीं आपको जानता, बल्कि ऐसा करके आपके सामने से गुजर जाते हैं वो लोग जो कि आप किससे वोट मांगते थे, जो कि आपको बताते थे कि जी आपके बहुत काम आएंगे, अब आपके कोई काम नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। कोको साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि आज के दिन आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। 8 जून ब्रेन ट्यूमर से आगाही का आलमी दिन है। ब्रेन ट्यूमर है क्या, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा से ये बात आम, हर जुबान ज़द-ए-आम होती है, लेकिन हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते हैं। आज बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन पे काम करना, आज बहुत ज़रूरी है आगाही पे काम करना, आज बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि फ़लाँ सिम्टम्स हों तो आपको ईजी नहीं रहना। हर दूसरे बंदे का मसला आज मुझे सर दर्द नज़र आता है, पर लाइफस्टाइल ही हमारे ऐसे हो गए, नींद सही से पूरी नहीं हुई। मेरे साथ खुद कभी कभी हो रहा होता है, रात सही से सोए नहीं, सुबह उठ के आपने दफ्तर तो आना ही आना है, अपना काम किया और उसके बाद से आप बड़ा थकावट फील कर रहे होते हैं, सर दर्द की कैफियत होती है। कुछ लोगों के साथ ये कैफियत 1, 2, 3 दिन किसी रीज़न की वजह से हो सकती है कि आप सो नहीं पाए, आपने आज काम ज़्यादा कर लिया, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये कैफियत मुसलसल चलती रहती है। आपने अगर मुसलसल इस कैफियत का सामना किया है तो आपको क्या क्या कुछ चीज़ें अब बागौर जायज़ा लेना है। ब्रेन ट्यूमर है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान में इसका इलाज किस तरह से चल रहा है, ये बहुत सारे सवालात और सबसे पहले आपके लिए होगी स्पेशल आगाही भी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर साहब ने ज्वाइन किया है, न्यूरोसर्जन है। अपने शो में उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन कितना अहम है? आई थिंक जो 8 जून को इनफैक्ट दिस इज़ अ मंथ, जो अगर NIH का US में देखें तो दे सेलिब्रेट अ मंथ ऑफ अवेयरनेस फॉर ब्रेन ट्यूमर। एक दिन तो ना काफी, एक दिन तो काफ़ी नहीं है, लेकिन आई थिंक इसकी बड़ी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज एटलीस्ट एट दिस डे हम लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं, इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू डायग्नोस, हाउ टू मैनेज ब्रेन ट्यूमर्स। और जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो इट शुड बी टेकन एज अ सेंट्रल CNS, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल ट्यूमर्स भी होते हैं वैसे तो इसके साथ, लेकिन ज़्यादा जो इंसिडेंस है वो ब्रेन ट्यूमर्स का है। सर ये वर्ड बड़ा खौफनाक है, लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दें, हमने प्रिवेंशन पे बात करनी है, लोगों को बताना है कि इससे बचना कैसे है। होता ये क्यों है और इससे बचाव का रास्ता क्या है? बिल्कुल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। असल में जो इसके रीजंस हैं वे मल्टीफैक्टोरियल है। ये फेमिलियल भी होता है, कई डिजीज़ होती हैं जिस तरह न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है, उसके अंदर फैमिलीज़ में चलता है ये, ठीक है। बट एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल एज एक्सपोजर टू किसी रेडिएशन से बच्चों में या बचपन में किसी को हुआ हो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट मोस्ट ट्यूमर्स इडियोपैथिक है, इनका कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, तो अगर इनका रीज़न नहीं है तो, और हमें मालूम है कि अगर कोई सिम्टम्स इसके टिपिकल हैं तो उसको अगर जिस तरह आपने शुरू में मेंशन किया, अगर हेडेक्स हो रही है, सर में दर्द हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी कई बार हेडेक्स होती हैं। लेकिन अगर हेडेक 2-3 हफ्ते तक आपको सस्टेन करे और उसके साथ अदर सिम्टम्स लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग और विजुअल, जो आपका नज़र पे भी अगर आपका अफेक्ट हो रहा हो, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आपको नज़र में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू शुड बी सीकिंग हेल्प। इसी तरह अगर आपको हेडेक्स नहीं भी हो रही और आपको हेयरिंग में लॉस हो रहा है, अच्छा। उसमें अकूस्टिक ट्यूमर्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये हेयरिंग लॉस की वजह से भी हो सकता है। और आप हेडेक नहीं, ये सारे सिम्टम्स नहीं हो रहे, और अगर आप किसी को फैमिली में या अपनी सोसाइटी में देखते हैं जिनको चलने का प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट मे बी रिलेटेड टू स्पाइन इशू और इट मे बी रिलेटेड टू अ ट्यूमर ऑल्सो। तो इम्बैलेंस हो रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब इसमें 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक बिनाइन होते हैं और दूसरे मेलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन होते हैं जिनको नॉन जोड़ों वाला कहा जाता है, और मेलिग्नेंट जो जोड़ों वाले होते हैं। मोस्ट ट्यूमर्स मेरे ख्याल में अगर टाइमली पिकअप हो जाएं
तो उनकी मैनेजमेंट भी टाइमली हो सकती है। और पाकिस्तान में हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो कि बाहर यूएस में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम दोनों दुनिया में काम कर इतने साल यूएस में रहने के बावजूद यहाँ अभी भी हम, लेकिन जो टेक्नोलॉजी अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इट कैन बी मैनेज। बट यानी हम ये तो वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि अगर आप टाइमली इलाज शुरू कर दें तो ये काबिल इलाज मर्ज है। डेफिनेटली, बट सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर ओके, जिसमें जो कि जोड़ों वाले हैं, जिसमें ग्लियोमा आता है, हाई ग्रेड ट्यूमर्स, उसमें प्रोग्नोसिस जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनमें प्रोग्नोसिस जो है जो लाइफ स्पैन है इट्स नॉट वेरी गुड, लेस देन अ ईयर। बट अगर उसको भी टाइमली उसको आइडेंटिफाई किया जाए और अच्छी अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लिया जाए तो देर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब लेटेस्ट जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, वैसे स्टैंडर्ड तो यही होता है कि आप उसकी सर्जरी करते हैं या रेडिएशन या गैमा नाइफ और साइबर नाइफ, जो रेजिडुअल जो बच जाता है। और अगर उसी जो आजकल जो ज़्यादा जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है दैट इज़ इम्यूनोथेरेपी। अच्छा, इम्यूनो इज़ व्हेन यू यूज़ थेरेपी विच फाइट्स अगेंस्ट योर ओन इम्यून सिस्टम, उससे अगर ट्रीटमेंट वो सर्जरी से पहले उसकी रोल काफ़ी स्पेशली वेस्ट में उस पर अच्छे ट्रायल्स आ रहे हैं। फिर कीमोथेरेपी एंड लाइक आई मेंशन रेडिएशन। बट इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बावजूद भी एक चीज़ जो मैं सबको कहता हूँ, ब्रेन हो या स्पाइन हो या कोई भी आपकी डिजीज़ हो, हार्ट का हो, बेस्ट सर्जरी इज़ नो सर्जरी। अगर सर्जरी के बगैर आप इसको मैनेज कर सकें तो दैट्स द आइडियल। लेकिन इफ़ यू नीड सर्जरी इट हैज़ टू बी डन मोस्ट मिनिमली इन्वेसिव। अब आजकल के ज़माने में जब हम इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, रोबोटिक सर्जरी पे हम काम इतना कर रहे हैं, तो जो ब्रेन ट्यूमर्स भी हैं अब हम उनको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं इनकी सर्जरी भी करते, हम इनको आईब्राउ से इनको निकाल लेते हैं एंडोस्कोपिक टेक्निक से, माइक्रो एंडोस्कोपिक से, देन नाक के थ्रू सर खोले बगैर जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं जो नज़र पे इफेक्ट करते हैं उन सारों को रिमूव किया जा सकता है थ्रू, और नेक्स्ट डे पेशेंट घर चला जाता है। हमारे पास जदीद तरीके इलाज आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी को खुद बिगाड़ देते हैं हकीमों के पास जा जाकर और रेमेडीज कर करके। तो ये बताइएगा इस पे ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं या इसका इलाज वाहिद यही चीज़ें हैं कि आपको, और दूसरा डॉक्टर का इंतखाब कितना इसमें अहम है कि आपका डॉक्टर बहुत बेस्ट होना चाहिए? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने हकीमों का मेंशन किया और बाकी, लेकिन देखें जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हमारे सामने ही है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। लेकिन अगर आप हकीम में देखें, दुआ, होम्योपैथी, दुआ का तो कोई रोल नहीं, मतलब ये तो डेफिनेटली हमें पता है कि दुआ हर चीज़ के लिए आपको प्रेयर्स तो आपको चाहिए, लेकिन अदर देन दैट अगर आप दूसरे राउट पे चले जाते हैं और जो मोस्ट ऑफ द हकीमों की भी जो दवाइयाँ होती हैं या होम्योपैथी होती हैं उनमें अगर उनका आप एनालिसिस भी करवाएं तो उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। अगर स्टीरॉइड्स और मेडिकल भी जो आप एलोपैथिक भी दे रहे होते हैं उनमें भी स्टीरॉइड्स होते हैं, तो असल में उनका इफेक्ट होता है, लेकिन उसका नुकसान एक ही होता है कि डायग्नोसिस और मैनेजमेंट डिले हो जाता है। अब ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनको अगर हम आइडली अर्ली ऑन उनको डायग्नोस कर लें उनको कंप्लीट उनका क्योर हो सकता है। जिस तरह नॉन जोड़ों वाले ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर्स लाइक मेनिंजियोमा और न्यूरोफाइब्रोमा, इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं स्पाइन के, ब्रेन के, ये कम्प्लीटली रिसेक्टेबल ट्यूमर्स हैं और लाइफ लॉन्ग आप क्योर हो सकते हैं इनमें। तो अगर आप डिले उसको करेंगे उसका मैस इफेक्ट बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल में कि उससे आप, दूसरा अपने डॉक्टर का इंतखाब, आई थिंक आजकल की, एंड वी आर सिटिंग इन अ मीडिया ऑफिस राइट नाउ, so social media you can just search anybody sitting here, I'm sure and you can tell me on any physician sitting in US also. बिल्कुल। आप उनकी रेटिंग चेक करें, आप उनकी अब तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं which can verify उन पे कितने लॉस। आपको डॉक्टर पे जाने से पहले आप किसी भी किस्म का कोई बड़ा अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपने डॉक्टर से बहुत डिटेल में क्वेश्चन करें, बहुत सारी चीज़ें पूछें, फिर जाके आप कोई इलाज कराएं। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना ये चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं उनको हार्ट का मसला, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर तो यहाँ हर बंदे को है, साथ ही जब ये वाले मसाइल हो जाएं तो फिर ऐसा होता है कि उसमें फिर बचाव के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, बचाव के चांसेस नहीं होते। जिस तरह अभी मैं आपको एग्जांपल देता, अभी मैं निकल रहा था हॉस्पिटल से, एक फैमिली है जिसको उनको ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन हमने जब उनकी सर्जरी की प्लानिंग की तो उनकी शुगर वॉज वेरी हाई एंड ब्लड प्रेशर वॉज वेरी हाई। अब अगर ऐसी कंडीशन में एक तो आप सर्जरी कर भी दें तो उनका आउटकम वो नहीं होगा जो कि मेडिकली ऑप्टिमाइज। सो दिस इज़ ए कंबाइंड
जिसमें सारी टीम के साथ इसको काम करना है। आपने मेडिकल वालों को भी साथ रखना है, न्यूरोलॉजी वालों को साथ रखना है, और सबसे ज़्यादा जो रोल इसमें आता है वो ऑन्कोलॉजी का है। ये न्यूरोसर्जन्स का काम नहीं है टू मैनेज, ये मैं सबसे ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करता हूँ कि जो जिसका काम है उसको रेफ़र करें। इफ़ इट्स एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर को डील करता है, और हमारे सामने कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, शौकत खानम की तरह के हॉस्पिटल्स, और गवर्नमेंट भी अब दे कमिंग अप विद सेटअप फॉर पंजाब गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विद द कैंसर हॉस्पिटल। आई थिंक ये जितने ज़्यादा हों उनका फ़ायदा है हमें। लेकिन सर्जरी से पहले जो ऑन्कोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हैज़ टू बी सेट इन, और उसके बाद देयर ट्यूमर बोर्ड्स जिसमें उसका फॉलोअप होता है, उनकी इमेजिंग। सो MRI करवाना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। MRI की बेसिस पे आगे उसको यही नहीं आप कर सकते कि आप उसकी विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट इमेजिंग आप उसका डायग्नोसिस करें और फिर उसको आगे जाने दें टू द राइट डॉक्टर। ठीक है। सो इसके लिए क्या ये भी रिकमेंडेशन है कि इस एज में हो सकता है, इस एज में नहीं हो सकता, या किसी भी एज में हो सकता है? मर्द में, ख़वातीन में चांसेस ज़्यादा किस में होते हैं? लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों में ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स, जो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी हम करते हैं उनमें ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें बाकी भी बहुत सारी, स्ट्रोक होता है, फॉलेज होता है, स्पाइन डिजीज़ होता है, बट बच्चों में ज़्यादा हाइड्रोसेफलस और ब्रेन ट्यूमर्स की चीज़ें आती हैं। इसी तरह जैसे हम एज करते हैं, एज के साथ मैं ना, दिस इज़ नॉट प्रूवन बट आई एम वेरी कन्विंस्ड स्ट्रेस हैज़ अ रोल इन इनिशिएशन ऑफ दिस तो बहुत फिर ख्याल रखते हैं, यहाँ तो हर दूसरा बंदा स्ट्रेस का शिकार है। बिल्कुल, और मैं ये बहुत कहता हूँ, मेरे वालिद का ही यूज्ड टू से दैट, हु वाज वन ऑफ द पायनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर बशीर साहब। लेकिन अब मैं खुद इस आस्ता आस्ता उस स्टेज पे आ रहा हूँ तो मैं कहता हूँ वाकई स्ट्रेस एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम आपकी जो पोल्यूशन है, एक दिन आएगा हमें इसका दिस वुड बी कि जो पोल्यूटेंट्स हैं दे आर लाइक स्मोकिंग दैट ऑल्सो, और ये हम पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ रफ फेज ऑन दैट। चाइना ने इसको बैटल किया और उन्होंने इसको कॉन्कर किया। इसी तरह हमें भी, मैं सबसे ज़्यादा इसके पीछे पुश करता हूँ कि जी जो आपका पोल्यूशन AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू, और एट द सेम टाइम हम फिर ये समझ लें कि हम जितनी मर्जी एहतियात कर ले, बचाओ तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हालात स्मोक के भी आपके सामने हैं और हर दूसरा बंदा स्ट्रेस का शिकार भी है। सर, मुझे वाइंड अप करते हुए आपसे मैसेज ये चाहिए कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है? ये आपकी जो मैंने आपको बताया कि इम्यूनोथेरेपी जिस बेसिस पे चल रही है, विच इज़ द इम्यूनिटी, आई थिंक अगर आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं? हमने पोल्यूशन की बात की, देखें अब जो इन्वायरमेंट है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स एज अ नेशन हमने उसको चेंज करना है। लेकिन स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपकी डाइट पे भी मेरे ख्याल में कि इसके चांसेस हैं। आई थिंक पीपल हु आर वेजिटेरियंस, अगर उनमें द इंसिडेंस ऑफ सच डिजीज़ आर लेस। अच्छा, स्मोकिंग की हमने बात की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में कि जो एक्सरसाइज है वो हर इंसान को उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपना दिन में 7 घंटे आप निकाल दें सोने के लिए, स्लीप इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप उसमें से 1 घंटा अपने लिए रखें जिसमें क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, बेशक आप जाके पार्क में वॉक करें, और एज पे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 70 साल की हैं, 80 ईयर्स के भी हैं, अगर आप ज़्यादा जाके वॉक करेंगे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अगर आप जिम जाते हैं आपकी एक्सरसाइज बेहतर होगी। और आई थिंक ऑल दीज मल्टी मोडेलिटी से प्रिवेंशन आप जो डिजीज़ है इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर्स शुड इम्प्रूव। तो ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है बस। वो हम अक्सर एक्सक्यूज़ देते हैं, अच्छा टाइम नहीं मिल सका। अपनी डाइट पे आपने तवज्जो देनी है और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी हलचल लेकर आनी है, चाहे आप वो एक्सरसाइज करें, चाहे वॉक करें, मत जिम जाएं। अगर आप कह सकते हैं कि अच्छा जी जिम में जाके तो बड़े पैसे लग जाते हैं, आपने अपने लिए टाइम निकालना है, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब तो आपको सोशल मीडिया में बेतहाशा चीज़ें मिलती हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर लेती हैं। वॉक करने में किसी को कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप किसी खुले पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे ब्रेक से पहले, जिन्होंने हमें बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया
कि ब्रेन ट्यूमर से बचना कैसे, उसकी वजूहात क्या है। अच्छा, बुनियादी वजह जो उन्होंने बताई, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, परेशान रहना। सो आज तो हर बंदा इसका शिकार नज़र आ रहा है, पर ये जो परेशानी है, नींद ना आना है, एंजाइटी है, हर टाइम आप कुछ ना कुछ सोचते रहें, वो भी आपके दिमाग पे बोझ डालता है। इसके लिए आपने क्या करना है? पुरसुकून और अपने दिमाग से सारी सोचों को आप कैसे जो है वो ऑब्वियसली सोचेंगे तभी चलेंगे, लेकिन वो जो आपने एक्स्ट्रा टेंशन कुछ लोग लेते हैं और ज़्यादा सोचने के जो लोग आदी होते हैं, उनके साथ दूसरे मसाइल भी हो जाते हैं। डॉक्टर बिस्मा एजाज माहिर नफ्सियात हैं, उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करें दिमागी सेहत के हवाले से। सो दिमाग हमें पूरा एक्चुअली चला रहा होता है, हमें इस चीज़ का इदराक भी नहीं होता। हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, खाने पीने को अच्छा कर लेते हैं, बीमार है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अहम हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। स्ट्रेस वो बुनियादी पहलू है। अभी डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि जी आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के आदी हो जाएंगे तो फिर आप ब्रेन ट्यूमर की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं? मुश्किल सवाल कर दिया नहीं, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन लोग इसकी जो सिवेरिटी है ना उसका अंडरस्टैंड नहीं करते। बेसिकली स्ट्रेस कहने को एक 5 लेटर वर्ड है, छोटा सा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे जितना ज़्यादा होता है वो तब आपको पता चलता है जब आप फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। आपने अभी जैसे बताया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्यूमर है और उसके रेफरेंस में अभी आपके साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्यूमर्स, उसकी टाइप्स और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया। मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है, यानी आपकी जो अपीयरेंस है, वो 2 चीज़ों पे मबनी है। एक आपकी बॉडी है और एक आपका माइंड या सोल है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आप सोचते किस तरीके से हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी वजह से आपकी बॉडी उसी तरीके से फंक्शन करती है। और आप अपनी बॉडी को टेक केयर कैसे कर रहे हैं, वो बीमार पड़ रही है अगर, तो फिर उसकी वजह से आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो ये दोनों एंटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात है कि स्ट्रेस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंटली हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, और पॉजिटिव भी प्ले करता है और नेगेटिव ज़्यादा प्ले करता है। स्ट्रेस लेना बुरी बात नहीं है, मतलब आई डोंट नो इसको लोग कैसे परसीव करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन इट डीपर। स्ट्रेस लेना एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो आपकी बॉडी को मोटिवेट करती है। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा काम जो आप शायद मुश्किल समझते हैं करना, उसको करने के लिए ड्राइव पैदा करती है, नीड पैदा होती है, और आप उसको करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इतनी हद तक स्ट्रेस इज़ गुड, लेकिन जहाँ पे आप उसको, यहाँ तो लोग स्ट्रेस इतना लेते हैं अच्छे खासे काम को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये मेरी रीच से बाहर है या मैं इसको करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो आपका स्ट्रेस जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, और उस स्ट्रेस के लेवल के बढ़ने की वजह से आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है और अल्टीमेटली आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों अफेक्ट होते हैं। सो ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस लेना अच्छी बात है, एंग्जाइटी लेना अच्छी बात है, डिप्रेस होना भी अच्छी बात है, लेकिन किस लेवल तक। अब हम जिस स्ट्रेस की बात करें वो है जो हर दूसरा बंदा ले रहा होता है और उसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। हमारा सवाल ये कि इसको हमने फ़ाइट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ख़ुद भी अपने ये ज़िंदगी पे भी अप्लाई करती हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू ऑडियंस को भी बताना पसंद करूँगी कि आप अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करें कि आप हैं क्या। राइट इसमें ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी को जेंडर के साथ रिलेट करें कि मैं मर्द हूँ या औरत हूँ। इसमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत यह है कि आपको अपनी पोटेंशियलिटीज़ पता हो कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो कहीं शायद ढकी छुपी हुई हैं और मैं उनका इस्तेमाल करके इस पड़ाव को पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर काबू पाना किसी हद तक पहले से ही आ जाता है, बिकॉज द मोमेंट यू आर इन अ प्रॉब्लम यू नो आई कैन हैंडल इट। अपने आप को जब सेल्फ स्टेटमेंट्स आप देते हैं कि ये नो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक फ़ेज़ है, गुजर जाएगा, तो ये अपने आप से अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे होते हैं। द अदर थिंग विच आई ऑलवेज मैंशन इज़ कि आप जब अपनी पोटेंशियलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आप स्टेप फॉरवर्ड करें, स्टेप बैक नहीं करें। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी, यानी हमें कोई प्रॉब्लम आई, जैसे मैंने टाइम पे किसी जगह पे पहुंचना है और मैं लेट हो गई हूँ, ट्रैफिक में ब्लॉक हूँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस इन मी। अब मैं ये उस वक्त मैं अगर ये सोचूं कि ये मोमेंट्री है, ट्रैफिक जो है वो निकल जाएगी, आई एम गोइंग टू रीच, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं 5 मिनट लेट हो आज ऑफिस आते हुए मेरे साथ हुआ है।
ये सबके साथ होता है, राइट? इट हैपेंस विद और एवरी सिंगल ट्रैफिक भी पर्सन। ऐसी वाली थी ना कि मैं बिल्कुल घर से भी पूरी टाइम पे निकली और आगे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरे रास्ता ब्लॉक था, बड़े बड़े ट्रक लगे थे, मुझे लग रहा था शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगी और मेरे पास तकरीबन कोई 10 मिनट का टाइम था। अब उस वक्त बजाय इस चीज़ को सोचने के कि ओह वो ट्रैफिक ब्लॉक है, मैं कैसे जाऊँ, आपके हाथ कांप रहे हैं और आपका पसीना छूट रहा है, आप ये सोचें ओके फाइन आई विल गेट लेट, इतने सारे लोग थे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, मैंने जाके उसको मैनेज कैसे करना है। दिस इज़ प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर आप कहते हैं इमोशन फोकस, जैसे अगर मुझे किसी सिचुएशन में इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है कि मेरी पैल्पिटेशन हो रही है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, उस वक्त ज़रूरत है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, राइट फ्रॉम द सिचुएशन टू समथिंग एल्स। लोग जब स्ट्रेस में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, वो सबसे पहला काम जो करते हैं और जो गलत करते हैं वो दूसरों के साथ मिलना ख़त्म कर देते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे बाहर नहीं जाना, मेरा ये काम करने को दिल, आई एम गोइंग टू स्टे इन माई रूम, बस लाइटें बंद हैं, आजकल गर्मी है ज़ाहिर है तो एसी चल रहा है, कानों में जो है हेडफोन लगाए हुए और सैड सॉन्ग सुन के आप अपनी उस स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को बढ़ा रहे होते हैं। द मोमेंट यू आर इन दिस सिचुएशन यू हैव टू फाइट इट। दिल नहीं भी कर रहा, गेट आउट, आप निकलें, लोगों से मिले, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। उससे आपका स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजीज़ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बीइंग मुस्लिम फोकस करते हैं वो हमारी रिलीजियस बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं, आप रूटीन में अगर यानी अल्लाह ताला के साथ हर बंदा ही कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना अल्लाह ताला को थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम बताना, एक्सप्रेस करना, थोड़ा सा उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना अच्छा खासा कम हो जाता है। ये कभी आप यस डेफिनेटली। तो ये 3-4 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है सब लोग करते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन शायद उसकी तरफ वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते, इस वजह से उनको क्या ये बेहद नेगेटिविटी भी आपके दिमाग को उलझा के रखती है और आपको परेशानी की तरफ और आपको टेंशन की तरफ और आपको वो एक इस तरह वाली कैफियत की तरफ लेके जाती है? हर टाइम तो हर बंदा नेगेटिव हो रहा होता है। जब आप नेगेटिव का वर्ड सुनते हो आपके जहन में क्या आता है? व्हाट इज़ नेगेटिव? नेगेटिव समथिंग जो आपको लगता है मनफी चीज़ है, मतलब इट इज़ समथिंग जिससे आपको दूर जाना है। यस, अनलेस एंड अनटिल किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में हो, बट नेगेटिव इज समथिंग जिससे आपका इमीडिएट इफेक्ट आता है कि इट इज समथिंग विच इज़ बैड। जब आपको पता है कि नेगेटिविटी इज़ बैड, आप नेगेटिविटी रखते क्यों हैं अंदर? सिंपल। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बीइंग नेगेटिव इज़ the harm to your own self as well as the harm to the people around you. So उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है, 110% बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो मैं तो अपनी लाइफ में भी जब ज़ाहिर है डेली बेसिस पे आपको भी, हम भी बहुत सी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, हम अपना ऑप्टिमिस्टिक लेवल अगर बढ़ा लें तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जितना आपके पास अवेलेबल है उसमें ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे लोगों के साथ मिलें, बुरे लोगों से ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें, तो मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी जो है वो किसी हद तक फ़िल्टर हो जाती है और अल्टीमेटली उसके अंदर जो आपकी अंदर रूम पैदा हो जाता है उसमें वो पॉजिटिविटी अपने आप ही ऐड होना शुरू हो जाता है। क्या रोल है इसमें? किस नींद का? आप कितना सोती हैं? मैं तो कम ही सोती हूँ, मेरे से तो ना पूछें। जो छोटे बच्चों की माओं का हाल होता है ना, मेरे साथ वो सिचुएशन रहती है, मुझे रात को 2-3 दफ़ा उठना पड़ता है। नींद मेरा फेवरेट शुगल है। अच्छा, यस। वो क्यों? क्योंकि स्लीप जो है उसके इतने फ़ायदे हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और मेरी स्लीप तो आजकल ऐसी है कि मैं थोड़ा सा सो के भी उठती हूँ ना तो मैं फ्रेश फील नहीं करती, क्योंकि वो बार बार सोना उठना आपको डिस्टर्ब कर देता है। आपकी जो बॉडी है ना ये इतनी आपके साथ वफादार होती है कि आप इसको जैसा ट्रेन करते हैं ना ये वैसी हो जाती है। यस। आप कम सोने के आदी हो जाएं तो आपकी बॉडी कहती है ओके फाइन, क्या हुक्म मेरे आका, मैं इसी तरह करूँगी। फिर आप कहते हैं कि ज़्यादा सोने की आदी हो जाए, फिर आपकी बॉडी उसी तरह इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। लेकिन आम तौर पे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं और हम भी शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी। और 7 से 8 घंटे की स्लीप ये नहीं कि टुकड़ों में आप ले रहे हैं, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, वो सारा दिन आपका सो के गुजरा है। 7 to 8 आवर्स कंप्लीट स्लीप जो कि आपकी होनी चाहिए। ठीक है। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है उनकी ब्यूटी होती है, उनकी स्किन होती है। तो
तो अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपका फेस जो है वो बेचारा ढलक जाएगा जल्दी, उसके डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, फिर उसकी वजह से एक और स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि नींद जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी के लिए खाना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, स्लीप का भी उतना ही रोल है, बिकॉज इट इज़ योर प्राइमरी मोटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर बॉडी। और ये आपके माइंड को भी रिलैक्स रखती है। आप अच्छी नींद पूरी करके उठे सो आप देखेंगे कि आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें शेयर तो की हैं, लेकिन आई होप लोग इस पर अमल भी करें। अपने आप को आपने पुरसुकून कैसे रखना है, टेंशन फ्री कैसे रखना है, आपके अपने हाथ में। और कुछ चंद प्रैक्टिस हैं जो आपको रूटीन का हिस्सा बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर रोज़ सब्जियों की कीमतों के वाले से, क्योंकि ईद जब भी आती है ना, ख़ास तौर पर बड़ी ईद, तो लोगों को पता होता है जी सब ने कुर्बानी का गोश्त घर में पकाना है, तो ये जो सब्ज़ मसाला जात जिन्हें हम कहते हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। सो ये सिलसिला शुरू होने वाला है। थोड़ी सी कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा सारा प्याज खरीद के घर रख लें, ज़्यादा सारे टमाटर खरीद के घर रख लें, और लहसुन अदरक वगैरह जो है वो इकट्ठा घर में रख लें, ताकि आप इस महंगाई माफिया से बच सकें। बाकी देख लेते हैं आज के भाव। अफशा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा। जैसे जैसे बकरा ईद करीब आती जा रही है, वैसे ही ओपन मार्केट में सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियां भी हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा है। अगर आपको कीमतों के हवाले से बताएं तो आलू की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत 75 रुपीज़ है, लेकिन ये बाज़ार में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत तो 130 है, लेकिन ये बाज़ार में 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 55 है, लेकिन ये बाज़ार में 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत 630 है, जबकि बाज़ार में 650 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 280 है, जबकि बाजार में 300 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। नींबू की सरकारी कीमत तो 600 से तक बाज़ार में फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन ये हुकूमत की जानिब से 390 में फ़रोख्त करने के हुक्म जारी किया गया है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 225 है, लेकिन ये बाज़ार में 250 में फ़रोख्त की जा रहे हैं। टिंडों की सरकारी कीमत 150 है, लेकिन ये बाज़ार में 180 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी की सरकारी कीमत 140 है, जबकि बाज़ार में 170 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरबी की सरकारी कीमत 200 है, जबकि बाज़ार में 230 में फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरे की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये बाज़ार में 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी मुख्तलिफ सब्जियां और सब्जियां हैं जो कि महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी खासा परेशान दिखाई देते हैं। और उनका कहना है कि कल कोई और रेट था, आज कोई और रेट है। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो एक जगह पे मुजतमिद होती हुई नहीं दिखाई देती हैं, साकिन होती हुई नहीं दिखाई देती हैं। जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो उस रेट पर सब्ज़ी फ़रोख्त करता है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है इन सब्जियों की कीमतों को रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करवाना, उनकी हमें कार्रवाई यहाँ पे सिफर दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका जी। मैंने तो पहले ही आपको सजेस्ट किया है कि ये करना शुरू कर दें अगर आप बहुत ज़्यादा महंगी सब्जियों से बचना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के ये खुद ब खुद महंगी हो ही जानी है। सो हमारी और आपकी मुलाकात अब मंडे को होगी। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे तरीके से बकरों की और जानवरों की ख़रीदारी करिएगा। और मौसम जो है वो वैसे आज तो फ़िलहाल बेहतर लग रहा है, अब आगे देखें कल का कैसा होता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।